हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप लोग। आज हम चैप्टर नंबर 3 आपका स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार सर ने कुछ आपको पोर्शन करवा दिया है, मैं आपको उसको पोर्शन को रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, तो बेटा अपना चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, आज से करीब करीब मैं कहूँ 100-150 साल पहले तक आप करंट को और मैग्नेटिज्म को बिल्कुल अलग अलग पढ़ते थे। इनमें आपस में कोई रिलेशन आपको नहीं पता था। करंट आपको पता था एक वायर है, अगर उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो इसमें क्या होगा, आपका करंट मूव करेगा। और जो नियम आपको पता था ओम्स लॉ V = IR। और क्लास 10th में आपने पढ़ा हुआ है मैग्नेट को। ठीक है, तो करंट अलग था, मैग्नेट अलग थी। मैग्नेट के बारे में आपने क्या पढ़ा है, एक मैग्नेट होती है, उसमें दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ मूव करती हैं, नॉर्थ टू साउथ। ये आपको बेसिक पता है। ठीक है, चलिए इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को थोड़ा सा और समझते हैं। मान लीजिए अगर मैं एक नॉर्थ पोल यहाँ पर रख दूँ, ठीक है, तो नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा, सिमिलर टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्सेप्ट। और नॉर्थ साउथ को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मतलब ये साउथ इस नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा और ये नॉर्थ इस नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अल्टीमेटली दो फोर्स लगेंगे इस नॉर्थ पोल पर और इसकी नेट जो मूवमेंट होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है क्या, ये और कुछ नहीं है, इट इज़ द पाथ अलोंग विच नॉर्थ पोल मूव इफ इट इज़ फ्री टू डू सो। अगर नॉर्थ पोल अकेला हो और उसे मूव करने दिया जाए किसके अंदर, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ड्यू टू मैग्नेट, तो वो जिस पाथ को फॉलो करेगा वही क्या होती है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। क्लियर है बात आप। तो बेटा एक बात आपको समझ में आ गई कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, इट इज़ द पाथ अलोंग विच नॉर्थ पोल मूव्स इफ इट इज़ फ्री टू डू सो। ठीक है, अब इसकी जगह आप एक नीडल रखिए। नीडल में ये नॉर्थ पोल दिखाया मैंने, ये साउथ पोल दिखाया। ठीक है, तो नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा और साउथ उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो मतलब इस नॉर्थ पोल पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगने वाला है। इस साउथ पोल की बात करूं तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा और साउथ पोल उसको क्या करेगा, रिपेल। तो इस पर फोर्स इस तरीके से लगने वाला है और ये आपकी कुल मिलाकर इस तरीके से क्या हो जाएगी, लाइन हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में। ठीक है, तो यहाँ तक आप अलग अलग पढ़ते थे इलेक्ट्रिसिटी को और मैग्नेटिज्म को। अब एक साइंटिस्ट आए बेटा और स्टडी करके, उन्होंने सबसे पहले इनके बीच में एक लिंक देखा, करंट और मैग्नेटिज्म के बीच में क्या देखा, लिंक देखा। उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए बेटा ओरस्टेड एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो किसी भी कंडक्टर में से करंट को पास कर रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा कि उस टेबल पर जिस पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, 4 छोटे छोटे कंपास रखे हुए थे। ठीक है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, 2 तो मैंने दिखा दिए, एक आपकी तरफ होगा और एक बोर्ड में पीछे की तरफ होगा। क्लियर है। जैसे ही उन्होंने देखा कि करंट कंडक्टर से पास करता है तो इस कंपास की नीडल में क्या होती है, डिफ्लेक्शन होता है। क्लियर है, मतलब जो ये वाला था वो आपका क्या कर गया, थोड़ा सा, जो मान लो ये नीडल है वो आपकी क्या कर गई, थोड़ी सी टिल्ट हो गई, ये वाली भी टिल्ट हो गई, ये वाली भी थोड़ी सी अलाइन हो गई। ठीक है, तो ये वाली नीडल कुछ इस तरीके से अलाइन हुई, ये वाली नीडल कुछ इस तरीके से अलाइन हो गई बेटा। ठीक है, अभी आपने पीछे पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में ही नीडल क्या होती हैं, अपने आप को अलाइन करती हैं। तो मतलब इस करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बना होगा, मतलब इस करंट कैरिंग कंडक्टर का अपना क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आकर ये नीडल अपने आप को क्या कर रही हैं, अलाइन कर रही हैं। क्लियर हो रही है बात आपको। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि करंट और मैग्नेटिज्म का आपस में क्या है, रिलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हम डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। देखिए आपके पास 2 पोल हैं, एक नॉर्थ पोल है और एक क्या है, साउथ पोल। ठीक है, और आपने जो सीखा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ से साउथ, तो मैंने ये फील्ड की लाइन दिखा दी है। क्लियर है बात आपको। और एक चार्ज पार्टिकल प्लस चार्ज पार्टिकल, ठीक है, मैंने इसके अंदर यहाँ पर रखा है और इसको इस डायरेक्शन में थोड़ी सी मैंने क्या दी है, वेलोसिटी दी है, सच दैट आपकी वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो एंगल कितना है बेटा, बी और वी के बीच में 90 डिग्री है। तो ऐसा देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आपके चार्ज पार्टिकल के मैग्नीट्यूड का। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कितनी आपने उसको वेलोसिटी दी है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कितनी आपकी स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो अगर मैं इसको समअप करूं तो फोर्स कितना आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू QVB, और प्रोपोर्शनलिटी के कांस्टेंट को मैंने क्या मान लिया है, यहाँ पर 1 मान लिया है।
लेकिन जैसे ही अगर मैं चार्ज पार्टिकल को इस तरीके से वेलोसिटी देता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता एक्सपेरिमेंटली, तो मैं बोल सकता हूँ इस केस में वेलोसिटी और बी क्या है आपकी पैरेलल हैं, इनके बीच में एंगल कितना है 0 है, तो आपका फोर्स कितना हो गया 0 हो गया। तो यहाँ से थोड़ा सा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब पैरेलल है V और B तो फोर्स 0 है, और जब परपेंडिकुलर है तब फोर्स क्या है आपका मैक्सिमम है। ठीक है, अगर आप किसी और एंगल पर छोड़ेंगे इसको तो आप देखते हैं कि फोर्स आता तो है परंतु वो कम आता है इस वाले केस से। ठीक है, तो जनरलाइज करते हैं बेटा अब इसको, फोर्स क्या हो गया Q V क्रॉस B। ठीक है, क्रॉस को हटाएंगे तो क्या आएगा बेटा साइन थीटा आएगा। तो आप देख सकते हैं जब एंगल 90 डिग्री होगा तो फोर्स क्या होगा आपका Q V B, और जब थीटा 0 होगा मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होंगे तो फोर्स कितना हो जाएगा बेटा आपका 0 हो जाएगा। क्लियर है बात आपको? नाउ हम डिस्कस करते हैं बेटा आप डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। ठीक है, ये आपके दो पोल्स थे और एक आपका ये चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा था, तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगा मैंने अभी भी आपको बताया Q V क्रॉस B। ठीक है, तो अब आपको इस फोर्स की डायरेक्शन देखनी है। ठीक है, तो आपको अल्टीमेटली क्या रूल लगाना पड़ेगा डायरेक्शन के लिए, राइट हैंड थंब रूल। आप V की डायरेक्शन में अपने हाथ को रखेंगे राइट हैंड को, और B जो कि नीचे की तरफ है, देखिए ये B है बेटा आपका, तो B की तरफ आप उंगली को क्या कर लेंगे कर्ल कर लेंगे, तो जो आपका थंब है वो किसकी डायरेक्शन दे देगा बेटा फोर्स की डायरेक्शन दे देगा। तो डायरेक्शन आपकी क्या आई फोर्स की बेटा V क्रॉस B, दैट इज आउटवर्ड। और आउटवर्ड को बेटा हम किससे शो करते हैं पॉइंट से, अगर ये इनवर्ड होता तो हम किससे शो करते हैं आपका क्रॉस से। इनवर्ड कब होगा, मान लीजिए ये चार्ज पार्टिकल इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, अपोजिट तरीके से। ठीक है, तो वेलोसिटी ये हो गई अब, और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया नीचे की तरफ। ठीक है, तो जब आप कर्ल कर रहे हैं तो अंगूठे की डायरेक्शन क्या आ रही है अंदर की तरफ आ रही है, इस वजह से डायरेक्शन क्या है आपकी इनवर्ड है। ये क्रॉस और डॉट क्यों लिखते हैं इसका रीज़न बता देता हूँ। मान लीजिए एक एरो है, ठीक है, एक तीर है, और आपने देखा होगा ये कुछ इस शेप का होता है ना, कुछ इस शेप का आपका एरो होता है। तो जब तीर अंदर जाएगा तो आपको ये वाला पोर्शन दिखेगा। क्लियर हो रही है बात आपको? तो अल्टीमेटली आपको सिर्फ और सिर्फ दिखने क्या वाला है क्रॉस दिखने वाला है, और जब तीर आपकी तरफ आएगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट दिखेगा। इसलिए आप इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं, आउटवर्ड आपका डॉट और जब अंदर जाएगा तो क्रॉस। चलिए बेटा, फोर्स अभी अभी आपने पढ़ा कितना होता है Q V B साइन थीटा। ठीक है, अगर थीटा 90 है मतलब आपका चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो आपका साइन 90 1 हो जाएगा। फोर्स कितना आया Q V P। ठीक है, तो B को निकालने के लिए मैंने Q V को नीचे ले आया मैं। फोर्स की यूनिट देखिए क्या होती है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चार्ज की कूलम और आपकी वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, अल्टीमेटली आपके पास क्या आ गया kg पर कूलम पर सेकंड। दिस इज कॉल्ड यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड आल्सो नोन एज टेस्ला। क्लियर है? क्योंकि हेनरी टेस्ला आपके जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, उनके नाम पर है ये यूनिट। तो अब अगर आप देखें थीटा 90 है तो आपका साइन थीटा तो क्या हो गया 1। अब अगर मान लीजिए फोर्स को मैं 1 न्यूटन रख दूं, वेलोसिटी को 1 मीटर पर सेकंड रख दूं और चार्ज को क्या रख दूं 1 कूलम, तो B कितना आ जाएगा 1 टेस्ला आ जाएगा। ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, अब आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं 1 टेस्ला को। अगर एक चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली एंटर करे किसमें मैग्नेटिक फील्ड में, कितनी स्पीड से 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और उस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना हो बेटा 1 कूलम, और अगर वो एक्सपीरियंस करे 1 न्यूटन फोर्स, तो आप बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कितना है 1 टेस्ला है। क्लियर? नेक्स्ट बेटा हम देखेंगे बायट-सैवर्ट लॉ। ये आपका किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर जिसकी स्मॉल लेंथ हो उसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड बना एट ए गिवन पॉइंट, वो आपको बताता है। इट गिव द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए शॉर्ट कैरिंग कंडक्टर दैट इज DL। मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टर दे रखा है, ठीक है, और उसमें से करंट क्या जा रहा है I जा रहा है। तो इस स्मॉल लेंथ DL के लिए
इस पॉइंट P पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर का अपना क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, उसमें आपकी हेल्प कौन करेगा, बायट-सावर्ट लॉ। आपका ये जो कंडक्टर है शॉर्ट कंडक्टर और ये पॉइंट P है उसको आपने कनेक्ट कर दिया और उनके बीच की दूरी कितनी है, r है, ठीक है। तो जो dB है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि कितना करंट इसके अंदर से गया, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल लेंथ के, ठीक है। सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ देखने को मिलेगा, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा। एंड आल्सो दिस मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन करंट कैरिंग कंडक्टर एंड दिस डिस्टेंस r, ठीक है। आप कहेंगे कि आपने स्मॉलेस्ट क्यों लिया, देखिए अगर बेटा अगर मैं ये एंगल भी लेता तो ये कितना होता 180 माइनस थीटा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है तकरीबन, और साइन 180 माइनस थीटा अल्टीमेटली होता वापस क्या है, साइन थीटा ही होता है ना। तो आप चाहे ये एंगल ले लें चाहे या फिर ये एंगल ले लें, उसमें ज़्यादा कोई फ़र्क वाली बात नहीं है। एंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा दूरी के स्क्वायर के, जितनी ज़्यादा दूरी बढ़ेगी आपका उतना ही मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, ठीक है। कंबाइन करते हैं इन सबको तो आपके पास क्या आ जाएगा, dB इज इक्वल टू आइडियल साइन थीटा बाय r स्क्वायर। अब ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे विच विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, आइडियल साइन थीटा बाय r स्क्वायर। तो dB आपके पास कितना आ गया था बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय r स्क्वायर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा 10 की पावर -7। यूनिट देख लेते हैं, इसकी आपको पता है टेस्ला, इसकी एम्पियर, ये भी अल्टीमेटली dl एक छोटी लेंथ है तो मीटर और ये भी मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, मीटर ऊपर जाएगा और करंट नीचे आएगा। साइन थीटा की कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होती, आपको पता है, ठीक है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू है 10 की पावर -7 है और यूनिट आपकी क्या हो गई, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। क्लियर है। अब dB की डायरेक्शन देखनी है, मतलब इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आया है P पर उसकी डायरेक्शन को नोटिस करते हैं, ठीक है। तो आप देखें मैंने r से मल्टीप्लाई कर दिया और r से डिवाइड कर दिया, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब आप r को अंदर ले जाओ, आइडियल r साइन थीटा और यहाँ पर क्या हो जाएगा r क्यूब। देखिए बेटा अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इस चीज़ को आइडियल r साइन थीटा को वेक्टर फॉर्म में लिख दिया मैंने, आइडियल क्रॉस r, ये क्रॉस प्रोडक्ट लिख दिया मैंने आइडियल और r का। अगर आप इसको ओपन करेंगे अल्टीमेटली यही आएगा, आइडियल r साइन थीटा, ठीक है। ये आइडियल एक वेक्टर है आपका, ठीक है, आइडियल एक वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन किस तरफ है, जिस डायरेक्शन में I क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो आइडियल एक वेक्टर हो गया आपका जिसकी डायरेक्शन होगी जिस तरफ करंट क्या कर रहा होगा, फ्लो कर रहा होगा, और आपका r डिस्टेंस है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखने के लिए अब आपको अल्टीमेटली क्या देखना है, आइडियल क्रॉस r देखना है। आइडियल आपका ये हो गया और जिसकी डायरेक्शन किस तरफ है, करंट की तरफ है, और r इस तरफ है। तो जब मैं इस तरीके से आइडियल क्रॉस r करूंगा, डेट इज राइट हैंड थंब रूल लगाऊंगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी, अंदर की तरफ। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, अंदर की तरफ है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, डायरेक्शन देखने के लिए आपने क्या किया, r से मल्टीप्लाई और r से डिवाइड किया, नीचे r क्यूब हो गया और ऊपर r मैंने बीच में ले लिया है। इस चीज़ को मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, वेक्टर फॉर्म में लेके आ रहा हूँ। ये आइडियल क्या है, ये एक वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन किस तरफ है, करंट की डायरेक्शन की तरफ है। तो अब आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखने के लिए अल्टीमेटली देखना क्या पड़ेगा, इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो आइडियल की डायरेक्शन ये थी बेटा और r की ये रही। अगर आप राइट हैंड रूल लगाएंगे तो अंदर की तरफ आपका थंब आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पर कहाँ होगा, अंदर की तरफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई और डायरेक्शन कहाँ गई, P पर अंदर की तरफ, ड्यू टू ए स्मॉल करंट कैरिंग कंडक्टर। नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन होगा, सर आपने मैग्नेटिक फील्ड तो निकाल दिया पॉइंट P पर, परंतु वो सिर्फ निकाला DL लेंथ के लिए। तो कंप्लीट लेंथ, कंप्लीट कंडक्टर के लिए अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो अपने पास क्या जुगाड़ है, जुगाड़ कुछ नहीं है, आपको दोनों तरफ क्या कर देना बेटा, इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। तो इंटीग्रेट कर देंगे तो ये इंटीग्रेट से क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आपका कंप्लीट कंडक्टर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट होता है बेटा, वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन में क्या रहेगा, आइडियल साइन थीटा बाय r स्क्वायर। क्लियर है बेटा। अब हम एप्लीकेशन ऑफ बायट-सावर्ट लॉ को देखते हैं।
तो और पहला जो टॉपिक अपने पास है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। ठीक है, एक वायर आपको दे रखी है, इसमें से करंट आई गुजर रहा है। ठीक है, और इस वायर की वजह से पॉइंट पी पर आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। पॉइंट पी वायर से कितनी दूरी पर है, ए दूरी पर है। ठीक है, अगर आप सोचें अगर आप यहाँ पर खड़े हैं तो और वायर के इस सिरे को देखें और इस सिरे को देखें तो ये एंगल θ2 होगा और ये एंगल कितना होगा, θ1 होगा, दिस एंगल। ठीक है बेटा, क्योंकि जो बाइट सावर्ट लॉ है वो तो स्मॉल लेंथ के लिए क्या देगा आपको, मैग्नेटिक फील्ड। तो एक स्मॉल लेंथ आप अज्यूम कर लेंगे dl। ठीक है, और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे P पर, और फिर अल्टीमेटली आपको मैंने बता रखा है यू हैव टू डू इंटीग्रेशन। ठीक है, तो स्मॉल लेंथ dl मैंने ले ली और ये सेंटर से दूरी अगर मैं बात करूँ तो कितनी हो गई बेटा, L हो गई। ठीक है, अब इस पॉइंट को इससे कनेक्ट कीजिए, ये स्मॉलर एंगल हो गया आपका, लेट दिस विल बी फाई। ठीक है, और ये दूरी कितनी हो गई r। तो इस स्मॉल करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आया, μ0/4 पाई IDL sin फाई बाय r स्क्वेयर। नोट करें बेटा, अगर मैं कंडक्टर को नीचे लेता, यहाँ पर लेता तो r ये होता, r चेंज हो जाता, फाई चेंज हो जाता। ठीक है, और dl भी मैं अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकता हूँ। तो अल्टीमेटली इस इक्वेशन में 3 वेरिएबल हैं, dl, sin फाई और r स्क्वेयर। तो इंटीग्रेशन आप तब तक नहीं कर सकते जब सारे के सारे वेरिएबल किस में कन्वर्ट हो जाएं, एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएं। तो अब हमारा काम क्या होगा, इन सभी को एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना। ट्रायंगल COP देखो आप पहले तो। ठीक है, अगर बेटा ये एंगल 90 है तो इन दोनों का सम फाई प्लस थीटा का सम भी कितना होगा, 90 होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल कितने होते हैं, 180। तो फाई कितना आ गया, 90 माइनस थीटा आ गया। दोनों तरफ साइन ले लीजिए आप। ठीक है, अब आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कोस थीटा। तो मैं साइन फाई को अब रिप्लेस कर सकता हूँ किससे, कोस थीटा से। ठीक है, एक वेरिएबल तो हमने थीटा में कन्वर्ट कर दिया। अब dl को भी और r को भी हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, थीटा में कन्वर्ट करना होगा, ताकि पूरी इक्वेशन में हमारे पास वेरिएबल कितना हो, एक हो। सेकंड चीज़ हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में टेंजेंट थीटा लगाइए। ठीक है, तो आप देखें अगर ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, तो टेंजेंट थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, L बाय A, L को इधर रखो, A को उधर ले जाओ आप, तो L कितना आ गया, A टेंजेंट थीटा। डिफ्रेंशिएट करेंगे, dl टेंजेंट का कितना हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो dl को भी आपने अल्टीमेटली चेंज कर लिया किसमें, थीटा में। लास्ट जो बारी है आपकी इस r को चेंज करने की। अब आप इसी में कोस थीटा लगाइए, इसी ट्रायंगल में। कोस थीटा क्या होता है बेटा, आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। ठीक है, और r को मैंने चेंज कर लिया किसमें, a बाय कोस थीटा में। अब सारी की सारी जो वेरिएबल हमने निकाले हैं, r, dl और आपका साइन फाई, इसको आप पुट करेंगे इन टर्म ऑफ थीटा, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। देख लो आप, dl की आई एज इट इज़ है, dl की जगह मैंने ये पुट कर दिया, a सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, एंड आपका साइन फाई की जगह कोस थीटा और r की जगह a बाय कोस थीटा। ठीक है, तो μ0/4 पाई, थोड़ा सा इसको ओपन करते हैं, a सेकेंड स्क्वायर थीटा कोस थीटा इंटू डी थीटा, a 1/कोस कितना होता है, सेकेंड, तो सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, a से a कैंसिल। तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या आ गया बेटा, dB = μ0/4 पाई I बाय a कोस थीटा इंटू डी थीटा। चलिए, अब आपके पास स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ गया है। आपको कंप्लीट जो वायर है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता करना है P पर। ठीक है, तो आप करेंगे क्या, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। अब लिमिट पुट करने की बारी आ गई है। देखिए वायर आपकी इस तरफ कितनी है, नीचे θ1 एंगल है, और ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो कितना एंगल बनेगा, θ2। तो एक्सिस से ऊपर होगा तो आप क्या लेंगे, प्लस, और एक्सिस से नीचे होगा तो आप क्या लेंगे, माइनस। अगर मान लो वायर ऐसे होती बेटा, तो ऐसे होती, और ये आपने अपना बेस लिया हुआ है, ये एंगल लेट θ1 है और ये एंगल कितना है, θ2, तो दोनों एंगल एक्सिस से ऊपर हैं, तो θ1 और θ2 क्या लेते हैं आप, पॉजिटिव लेते हैं। समझ रहे हो बात। अगर सिंपल ये वायर होती और आप यहाँ से इस P पर ऑब्जर्व कर रहे होते, इस P से, ठीक है, तो ये एंगल बनता आपका θ1 और ये एंगल बनता θ2, दोनों एक्सिस से ऊपर हैं तो दोनों को प्लस लेते, परंतु ये एक्सिस से नीचे है और ये एक्सिस से ऊपर, तो माइनस प्लस। तो आपका इंटीग्रेशन होगा -θ1 to θ2,
ठीक है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए कॉन्स्टेंट है, इनको बाहर निकाल लिया आपने, अंदर क्या बच गया इंटीग्रेशन में कोस थीटा एंड लिमिट फ्रॉम माइनस थीटा 1 से थीटा 2, ठीक है। कोस का इंटीग्रेशन कितना होगा साइन माइनस थीटा 1 टू थीटा 2। अब आपको पता है लिमिट पुट करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट की माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस थीटा 2, क्लियर है। और आपको पता है साइन माइनस थीटा कितना होता है माइनस साइन थीटा, तो आप इस माइनस को बाहर ले लेंगे, अल्टीमेटली ये माइनस यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। एंड दिस इज द योर रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस स्ट्रेट वायर कंडक्टर। क्लियर हो रही है बात आपको, ठीक है। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड आपका एक स्ट्रेट वायर की वजह से कितना आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए साइन थीटा प्लस साइन थीटा 2, ठीक है। अगर पॉइंट P एग्जैक्टली मिड में लाई कर रहा हो, मतलब जितनी वायर ऊपर है उतनी वायर नीचे है, तो आपको पता है कि ये एंगल और ये एंगल फिर क्या होंगे सेम होंगे। क्यों होंगे, देखिए लेट ये आपकी L हो गई, ये भी L हो गई और ये क्या हो गई A। तो अगर आप यहाँ पर टेंजेंट थीटा निकालेंगे तो L बाई ए आएगा और यहाँ पर भी निकालेंगे तो कितना आएगा L बाई ए। तो अल्टीमेटली ये थीटा और ये थीटा क्या होंगे बराबर होंगे, तो थीटा 1 इजिकल टू थीटा 2 और मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा 2। अगर पॉइंट P बिल्कुल एक एंड पर लाई करे तो देखो अगर आपका ये पॉइंट नीचे आ गया, यहाँ पर आप सोचो यहाँ पर आ गया ये पॉइंट, तो इस P पॉइंट के तो बिल्कुल स्ट्रेट में हो गया बेटा, कोई एंगल नहीं बनेगा और सिर्फ एंगल कौन सा बनेगा ये वाला एंगल बनेगा। तो थीटा 1 0 हो जाएगा और थीटा 2 लेट थीटा है, तो आपका थीटा 1 को हम क्या पुट कर देंगे 0 और साइन 0 कितना होता है 0, ठीक है। तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए साइन थीटा विच विल बी हाफ ऑफ दिस, ठीक है, हाफ ऑफ दिस। तो बेटा आज इतना ही करते हैं, ठीक है, और कल से इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।